जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल। और आप लोगों का एनडीए का पेपर हो चुका है और जिन लोगों का अच्छा हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है उनको हार्ड वर्क करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। और कभी भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। याद रखना कि आपका एनडीए किन कारणों की वजह से नहीं हुआ है। आपका जो एम है, आखिर आपसे क्या गलती हुई जो आप उसको अचीव करने में रह गए। So first of all, what is motto of today's video? In today's video, what we will see कि जो NDA 2 2025 में अभी जो पेपर हुआ है उसमें जो पेपर आया है हम उसको एनालाइज करेंगे। मैं इसीलिए अभी तक वीडियो नहीं बना रहा था कि मार्केट में आंसर की दौड़ रही है, बट ठीक है, वो अपनी जगह है। बट ये तो देखो आप कि जो पेपर आया है उसका सोर्स क्या है, पेपर कहाँ से बन के आया है। आखिर आप किन मटेरियल को रेफ़र करो कि वो आपका एनडीए का जो 2026 में अप्रैल वाला पेपर आ रहा है और आप सब उसको अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो आप ऐसा क्या पढ़ें कि जो अप्रैल का पेपर है वो सब कुछ हो जाए। सो गाइज़, आज की ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। याद रखना, अभी जो क्लास 11 में है, ऑन गोइंग 12th में है, और जो एनडीए 2026 को एस्पायर कर रहा है, यह वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बिंग, इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे मान लो हमने ये टारगेट किया है कि 50 सवाल आया हुआ है, तो आज मैं केवल और केवल तुम्हें 50 सवाल दिखाऊंगा। क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा, तुम स्क्रीन को पॉज करोगे और उसका आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आज ये तुम्हारा वर्चुअल टेस्ट है जो एनडीए 2025 में आया हुआ है, उसका ही पेपर का 50 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। यूपीएससी की वेबसाइट पे पेपर अपलोड कर दिया गया है। अब उस पेपर को आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था और कब आया था, उसका भी रिलेवेंस दिखाऊंगा। बिकॉज ये जो पेपर है मैंने उसको एनालाइज करके ये पाया कि अगर 50 सवाल है तो मोस्ट ऑफ द पेपर अराउंड 40 क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ आपको ये 40 नंबर बड़ा दिख रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइज 40 क्वेश्चंस आर एज इट इज़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रीज़न बिंग, आई विल शो यू टुमारो। आज तो बस आपको मैं 50 सवाल दिखाऊंगा और पैटर्न हमारा ये रहेगा कि जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रहेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन रीड करूंगा, 4 ऑप्शन है, आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करेंगे। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप अपना आंसर स्क्रीन में लॉक करेंगे। ऑन द सिमिलर पैटर्न वी विल बी मूविंग। एंड टुमारो, कल एक वीडियो आएगी इसी चैनल पे, और आप उस वीडियो को देख के धन्य हो जाओगे। ये ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू दैट टुमारोज वीडियो विल बी हेवन फॉर यू। रीज़न बिंग, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है। हालांकि ये तो बहुत आसान है, पावर 1 में एफ फोकल लेंथ कर दिए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बेसिक बात है। बट माय डियर फ्रेंड, यू मस्ट बी अवेयर कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस कोने से आ रहा है, या एक्सरसाइज का है, या पाथफाइंडर से है, या हमारे नोट से है। ये सारी बातें आपको मैं कल दिखाऊंगा, कल के क्वेश्चंस में। आज अभी अब स्टार्ट होता है टाइम। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन सेज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 0.5 मीटर। तो पावर पूछ रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अगर पावर का फॉर्मूला पता है देन प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टुमारो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। पॉज योर स्क्रीन एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 52 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट इज़। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा फ्लेमिंग्स लॉ का क्वेश्चन था, और राइट हैंड थंब रूल, ये सारी चीज़ें फ्लेमिंग्स रूल, राइट हैंड थंब रूल, होल्ड्स रूल तो एकदम नहीं होगा। अब याद रखो, मैं आई विल नॉट टेल राइट नाउ, और फ्लेमिंग रूल नहीं है, राइट हैंड थंब रूल नहीं है। जो तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम उसको करो। कल मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा, और याद रखना कल इसका सॉल्यूशन बेस्ट वे में करेंगे। आज आपके पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 53। स्क्रीन को पॉज करो और अपना आंसर ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन नंबर 54,
क्या आपको ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमारा एनडीए अपने सिलेबस में छापा हुआ है? सब क्वेश्चन उसी का कीवर्ड से आया हुआ है। जैसा कि ये बोल रहा है कि सेकंड लॉ का करेक्ट डिफिनेशन क्या है। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, बस डिफिनेशन बता सकता हूँ। ऐसे लिखा रहता था कुछ, अब तुम जानो कि उसका मतलब क्या होगा। राइट, अब इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कर दो क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही ज़्यादा वाहियात और इजी क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और इसका आंसर तो कंपलसरी है भाई, सभी को लिखना पड़ेगा। पॉज योर स्क्रीन, डू इट वंस अगेन, और कल इसका सॉल्यूशन करेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कहता है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट नहीं है वर्क डन के बारे में, वर्क डन बाय ग्रेविटी का। अगेन प्लीज डू रीड द क्वेश्चन। मैं चैप्टर बता देता हूँ आपको, वर्क पावर एनर्जी से है ये क्वेश्चन, और कल इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। अपना इसका आंसर की जरूर लिखना ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। 4 ऑप्शन है। प्रेशर एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वी गो डीपर इन लिक्विड द प्रेशर डिक्रीजेस। सबको याद होगा कि जब जब मैंने प्रेशर पढ़ाया है, आपको एक चीज़ पढ़ाता था, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच। फिर हम लोग पढ़ते थे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सारी चीज़ें हमने पढ़ी है क्लास में। अभी आपका बस एक, तो गाइस इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 57 जो था, यहाँ पे प्रेशर के बारे में 3-4 स्टेटमेंट है और हमें सही स्टेटमेंट बताना है। प्लीज डू राइट करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद होगा आप लोगों को, मैं ये पढ़ाता था आप लोग को चंडीगढ़ की एक्सयूवी इन माई रेंज से, राइट। जब मैं कोडगू गया तो मैं वहां पे बोला था कुर्ग की एक्सयूवी इन माई रेंज। जब हम चित्तौड़गढ़ गए तो हमने बोला कि चित्तौड़गढ़ की एक्सयूवी इन माई रेंज, राइट। तो इसका आंसर तो मैं अभी भी नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं कि इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और चूंकि हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, सो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसका राइट आंसर लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स से हर बार एक बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक न एक सवाल पूछा जाता है, तो इस बार उन लोगों ने टेलीस्कोप को टारगेट किया है। लास्ट टाइम उन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा था, और उसके पहले उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो क्वेश्चन है, सबको पता है कि एक सवाल तो आना ही आना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। सो हम जब कल की सॉल्यूशन देख रहे होंगे कल की वीडियो में, तो सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे। और अब इसका राइट आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। एनर्जी E ऑफ फोटोन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी एंड H इज प्लैंक कांस्टेंट। द डायमेंशन, H का डायमेंशन पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कह रहा है कि एनर्जी को अगर हम H न्यू लिख सकते हैं तो H का डायमेंशन, तो आपको पता है एनर्जी का डायमेंशन। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, इट इज़ 1 में टाइम पीरियड। एनर्जी का दुनिया को पता है mL2T-2। मैं नहीं बताऊंगा, अब इसके आगे आपको करना है। और राइट आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, सो दैट यू विल फील मोटिवेटेड। सारा क्वेश्चन इस बार बहुत ही ज़्यादा आसान आया है, या आपको आसान लग रहा होगा बिकॉज आपने पढ़ा है और वैसा ही देखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। ये जो क्वेश्चन है ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से है, और इस क्वेश्चन में द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। ओ माय गॉड, आपने देखा लास्ट टाइम ये वर्क डन से, इसी बार इन्होंने वर्क पावर एनर्जी से 2 सवाल पूछा, और किस पे, केवल और केवल वर्क डन पे। वर्क डन में पहले उसने पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अभी क्या पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन। बहुत बढ़िया यार, बेसिक जिसको फॉर्मूला पता है F.S वो कर ले जाएगा इसको। और मैं अब आप लोगों को बताता हूं, ये एक लाइन काफी है। प्लीज डू राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, डू रिस्पॉन्ड इट। अब ये मत बोलना कि मुझे नहीं आता, ये क्लास 9 क्लास 11 और ड्रॉपर में हो तो ड्रॉपर, हर जगह पढ़ा जाता है भाई, वर्क की डिफिनेशन कोई भी पढ़ाता है। सो क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी एंड मल्टीपल टाइम PYQs फेवरेट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आपको भी पता है कि अगर
एक सोलेनॉइड में अगर करंट कैरी होता है, करंट रन कर रहा होता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लूप बनता है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो उसका ऑर्डर भी पूछा जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था और ये क्वेश्चन तो खैर वाहियात है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। प्लीज डू राइट इट्स करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग अहेड, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर -250 डिग्री टेम्परेचर। अच्छा, तुम लोग को याद होगा कि तुम्हारे पेपर से पहले मैं तुम्हें ग्रुप में एक NCERT बॉक्स करके एक PDF भेजा था। ट्रस्ट मी गाइस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 7 NCERT बॉक्स। वहाँ पे आपके पास अल्कोहल वाला थर्मामीटर है, मरकरी वाला थर्मामीटर है और यही स्टेटमेंट वहाँ पे एक टेबल के फॉर्मेट में लिखी है जो कि आपको NCERT बॉक्स वाले PDF में थी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया था इस बार साइंस में, अगर आपने पढ़ा होगा तसल्ली से, बिकॉज नथिंग इज बियॉन्ड NCERT एंड दैट टू क्लास 9, 10 और 2-3 क्वेश्चन क्लास 7 और 8 से। 11, 12 का बहुत ही कम रिलेवेंस है इस बार का, जो है वो बहुत ही बेसिक है, जो कि अगर तुमने क्लास में बेसिक डिफिनेशन भी देखा होगा तो वो तुम्हारा डन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कहता है तो अब देखो, ये एग्जैक्ट क्लास 9 का वर्ड टू वर्ड NCERT का क्वेश्चन है। कल मैं यही सब दिखाऊंगा आपको प्रूफ के साथ। इनफैक्ट आज ये आपका चैलेंज डे है कि आप आज कितना कर पा रहे हो और कल मेरे सिखाने के बाद कितना कर पा रहे हो। रीजन बिंग कि आपको जिस तरह से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, trust me guys, you'll not find it in the same way anywhere, though you will find the previous year question on the YouTube, but the way I am going to deal it, that's something different and it will hit you different. Now question number 64, the quantity of heat needed to change unit mass of substance from liquid to vapor without changing the temperature। जब हम लोग ये बात पढ़ा रहे होते थे, ये एकदम चैप्टर 1 है भाई, स्टेट ऑफ मैटर, सबको पता है और वहीं का आंसर है। आज मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, कल मैं समझाऊंगा। एक्चुअली मैं तुरंत समझाने वाले मूड में चला जा रहा हूँ, बट आज मैं तुम्हारे लिए ये रखा हूँ। स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो और करेक्ट आंसर को ऑप्शन में फ्लैश करो प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 65 है एग्जैक्ट। अगेन सोचो ना यार, क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। 3 सवाल इसी पेपर में है भाई, उसी चैप्टर से। ये भी सवाल एज इट इज उसी पेपर से। और जब जब हमने क्लास में पढ़ाया आपको तो मैंने बोला कि भाई हर साल उनका फेवरेट टॉपिक है ये, कभी भी कुछ भी पूछते हैं वो भाई। अब देखो तुम, आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन, ये है, आपने अगर सरफेस टेंशन क्लास 11 में पढ़ा होगा, बेसिक फॉर्मूला है कि जब हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, क्या चाहता है कि वो कितना कम एरिया रहे सो दैट इट गेन इट्स शेप। अगेन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टुमारो। आई विल गिव यू 10 seconds टाइम, पॉज योर स्क्रीन एंड रिस्पॉन्ड विद द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 67। अगर आपको याद होगा तो ये आपका UPSC का जो सिलेबस है, पहले उन्होंने क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर उन्होंने मास समझाया है, मास समझाने के बाद उन लोगों ने वेट समझाया था, वेट के बाद वॉल्यूम था और वॉल्यूम के बाद डेंसिटी था। जब डेंसिटी टॉपिक आया था तो उसी के बाद उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाया था। और मैं भी आपको यही बोला था कि भाई गो इन द सीक्वेंस एज पर UPSC सिलेबस एंड यू विल हिट समथिंग डिफरेंट। और वही हुआ। इस बार जो UPSC का पेपर आया है, दैट इज रियली इट इज गिविंग यू द जॉय। जो आपने सीखा आपको वही कुछ करने का मौका मिल रहा है, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट। सो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सर आपने सही बोला था, जो UPSC का सिलेबस है वर्ड टू वर्ड अगर किसी ने ढंग से कर लिया देन ही इज़ नो प्लेस टू, जहाँ पे वो घबराने की चिंता है। जब हमने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैं 1 मिनट का टाइम लूँगा, बाकी तो कल ही पढ़ाऊँगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब हम बात कर रहे हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने बोला कि 3 चीज़ सीखना होता है। पहला डिफिनेशन बेस्ड सवाल आता है, फिर हमारा फ्लोट और सिंक के ऊपर सवाल आता है, राइट। जब फ्लोट और सिंक की बात कर रहे होते तो हमने बताया कि भाई डेंसिटी, अगर डेंसिटी के ऊपर है, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब क्या करेगा ऑब्जेक्ट, सिंक करेगा, अगर कम होगा तो फ्लोट करेगा। और वैसा ही इजी सवाल आया हुआ है। प्लीज डू राइट इट्स करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वाई अ फिल्डर, ट्रस्ट में गाइस क्लास 9 से जो इतना इस बार क्वेश्चन आया है भाई, पूरा पेपर क्लास 9 से फ्लश कर रहा है। स्टेट ऑफ मैटर हो गया, स्टेट ऑफ मैटर के बाद मोशन हो गया, फिर फोर्स हो गया, फिर इज मैटर अराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लास 9 का क्वेश्चन एकदम भरा पड़ा है भाई, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, बायोलॉजी का भी है, सेल और टिश्यू का। अभी देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 68 है। ऊपर अभी आपने देखा था कि आपके पास सेकंड लॉ के ऊपर सवाल था, और ये सवाल भी सेकंड लॉ का ही है। प्लीज डू राइट इट्स करेक्ट आंसर इन द ऑप्शन। फिर है बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, इट इज ड्यू टू। क्लास 10 एनसीईआरटी एज इट इज। भाई नॉर्मल सवाल है भाई, सब लोग कमेंट सेक्शन में एकदम अपने आंसर से पूरा एकदम रॉक कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 70 अगेन क्लास 9 एनसीईआरटी और बेसिक है। सोनार का एक वहाँ पे टेबल बना हुआ है, इतना इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसका यूज़ ये है, लड़के आता है, वाइब्रेट करके आता है, रिफ्लेक्स बैक, और पहले लाइन में ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ये होगा ये होगा। अब भाई जो समझने वाला है समझ गया होगा, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। आप इसका करेक्ट आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो, मज़ा आ जाएगा। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ। देखो मैंने बोला था ईएम वेव से 2 सवाल आया, पहले आपका एक्स रेज का आपका वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ दिया, और फिर जब जब मैंने पढ़ाया आपको, मैं अभी भी वापस बता रहा हूँ, जब हम छत्तीसगढ़ गए और चित्तौड़गढ़ तब तो सीजी चल गया, फिर जब हम कोडागू गए तो हमने बोला वहाँ पे कुर्ग की एक्स यू वी इन माई रेंज। तो हमने क्या बोला कि जो कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड है, माइक्रो रेज एंड रेडियो वेव्स। अब ये आपको पता है कि रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो जब रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है हमारे पास, तो यहाँ पे हमको ये पता है कि अभी क्या पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लॉन्गर वेवलेंथ। अब आपके पास ऑप्शन है भाई, आंसर सॉरी आज नहीं बताना था, कल बताना था। हमें ये पता है कि जब हम उधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इधर आएंगे तो वेवलेंथ कम होगा, राइट। अब ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज़ डू राइट करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, पॉज योर स्क्रीन फॉर 5 seconds, रीड इट एंड रेस्पॉन्ड इट। कह रहा है क्वेश्चन में कि फॉर अ मटेरियल अंडर स्टैटिक कंडीशन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एकदम बढ़िया सवाल है भाई, ये है तुम्हारा, मतलब क्लास 12 का है नहीं, लेकिन बेसिक टॉपिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहीं पे तुम्हारा 2-3 एक्सपेरिमेंट है। इलेक्ट्रिक गोल्ड लीफ, मतलब इसमें तुम्हारा इंसुलेटर है, कैसे चार्ज करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, बहुत बेसिक है। बट अगेन आई विल गिव यू 5 seconds, डू रिस्पॉन्ड योर करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन। अगेन क्लास 10 एनसीईआरटी, क्लास 10 एनसीईआरटी ह्यूमन आई से ये सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम विच इज एग्जैक्टली, वेरी गुड शाबाश। हमने आपको जब जब पढ़ाया 3 लॉ पढ़ाया, मैंने बोला 3 पढ़ लो मज़ा आ जाएगा। दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। ये 3 आपने जब भी पढ़ा तो आपको मज़ा आया होगा, और ट्रस्ट मी गाइस इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये अगेन आपका वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का ये सवाल है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, आप खुद जाके क्लास 9 की एनसीईआरटी में देखो, एग्जैक्ट ना भी एक भी कुछ भी नहीं चेंज है, एज इट इज़ ये क्वेश्चन क्लास 9 एनसीईआरटी का है। तभी मैं बोला कि आज का या इस बार का जो पेपर आया है ये पूरा क्लास 9 एनसीईआरटी डोमिनेंट है, कंप्लीट एनसीईआरटी का डोमिनेंस है इस बार। और 9 और 10 से एज इट इज़ एनसीईआरटी से 35 क्वेश्चन है एज इट इज़, एंड इनफैक्ट इट इज़ मोर देन 35, सो 35 प्लस। अभी आपको लग रहा होगा कि मास्टर गलत बोल रहा है। टुमारो when you will see and come to the video, you will get every question like same and it's respond with the NCERT screenshot. So stay tuned, you will get something new and something really very amazing. So guys, now moving to the next question, you will see the reaction that occurs on passing carbon dioxide gas through the lime water. अगेन क्लास 10 का ये है, और 2 चैप्टर में पढ़ा जाता है ये, एक तो मेटल वाले चैप्टर में और एक पहले चैप्टर में। ये क्लास 10 एनसीईआरटी के 2 चैप्टर में, पहला चैप्टर है और चैप्टर 3 दोनों में ही पढ़ाया हूँ मैंने,
और जो मैं तुम्हें नोट्स दिया था उसमें मतलब इसका क्रेडिट लेना पाप है भाई, दुनिया सबको पता है और सब पढ़ते हैं, इजी है, क्लास 10 का एनसीईआरटी। मुझे समझ में नहीं आता है क्रेडिट क्या है भाई, सब कुछ एनसीईआरटी का है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपका आ जाएगा, मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई पढ़ाए, इफ़ यू आर डूइंग वेरी ऑनेस्टली एनसीईआरटी। और हम वही करेंगे अभी यूट्यूब पे, पूरी एनसीईआरटी को शिद्दत से एक बार वन शॉट में डाल के, भाई उसके बाद पेपर आएगा ही नहीं ना यार, ये अपना एक्सपर्टीज बोलता है। सो स्टे ट्यून्ड, नाउ मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 97 में आपके पास दिख रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने देखा कि ये एनसीईआरटी का था, और अब हमें आगे देखना है। एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, और तुमको बता दूं ये एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का एज इट इज एक एक लाइन एनसीईआरटी की है। ये पीला कलर का डब्बा है, और ये आपका स्टेटमेंट है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट में। और आप यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 98 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। दोनों ही जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट का है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि सबका नहीं बताऊंगा। हाँ चलो ठीक है, अगर इसका बता दिया मैं, कम से कम अगर तुम यहाँ तक पहुँचे होगे वीडियो में तो आई थिंक कमेंट में कम से कम इसका आंसर तो जरूर लिख दोगे भाई। फिर ये तो नहीं कहोगे मुझे किसी का आंसर नहीं पता था, कम से कम एक सवाल का तो आंसर पता है भाई। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम क्वेश्चन नंबर 98 को फ्लरिश कर दो, सब बोल दो इसका आंसर एंटा एसिड होगा। और ये एसिड बेस एंड सॉल्ट में सब लोग पढ़ाते हैं और एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट। बोल रहा है कि कौन सा सीमेंट में नहीं प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा एलुमिना, एलुमिना के बारे में आपको आइडिया होगा। और अगेन मैं आपको ये बोनस क्वेश्चन रख रहा हूं, जो भी इसका राइट आंसर देगा कमेंट सेक्शन में टॉप 3 कमेंट को मैं रिवॉर्ड दूंगा। टॉप 3 कमेंट जो भी आएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 99 का, आई विल फॉर श्योर रिवॉर्ड देम with the UPI rupees of okay no let's not play in the rupees, but I will definitely reward them something. So do top 3 commenter of this question number 99, they will get reward. This is my promise to you all. Now question number 100, ये कह रहा है कि भाई which one among the following is not a chemical change। अच्छा ये बताओ, पूरा एक दिन फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आदमी पढ़ता है और एक सवाल आया ना, मतलब वर्थ इट तो हुआ भाई। फिजिकल और केमिकल चेंज 15 से 20-25 मिनट का टॉपिक है और उससे एक सवाल आ रहा है, और ये सबको करके आना चाहिए। मैं जब भी पढ़ाया हूँ तो आपको दिखाया, क्लास 7, 8, 9 और 11 सारी क्लास में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और सब एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाया है भाई। उसके बाहर से आएगा ही नहीं, और ये सब वही है। हालांकि ये तो बहुत बेसिक है। वहाँ पे हमने देखा था बॉइलिंग ऑफ एग भी देखा था, फिर बल्ब का फ्यूज हो जाना, बल्ब का टूट जाना, ग्लास का टूट जाना, बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। क्वेश्चन नंबर 101 भाई साहब, अगेन मैं 2 बोला ना, यहाँ पे तो मुझे 4 क्वेश्चन इसी पीडीएफ में दिख गया केवल और केवल स्टेट्स ऑफ मैटर से। ये क्या स्टेट ऑफ मैटर का नहीं है? पहले हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर था, और फिर उसके पहले हमने देखा था लैटेंट हीट के ऊपर, और ये क्वेश्चन। भाई ये 4 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो केवल और केवल एनसीईआरटी क्लास 9 एक चैप्टर से है, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। और इन सब का सॉल्यूशन कल देख रहे होंगे, मज़ा आ जाएगा गाइस, स्टे ट्यून्ड। और इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दो। मुझे याद है भाई, ये मेरी पहली लाइन है, जहाँ पे भी मैं गया हूँ लिखाया हूँ, तो ये तो गलत नहीं है ना भाई। बाकी तुम देखो, कम से कम 3 में तो अपना कुछ दिमाग लगाओ, ये भी तुम्हें पता है कि ये भी गलत नहीं है, अब 2 में तो लगा ही लो भाई। क्वेश्चन नंबर 102 भाई, ये क्वेश्चन इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 एनसीईआरटी से है, और यहाँ पे एग्जैक्ट एनसीईआरटी, कोई आंसर मैंने सही नहीं बताया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एग्जैक्ट एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और मैं कल तुम्हें दिखाऊंगा। बट आज ये तुम्हारी एक्सरसाइज है कि इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दो। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है एटम्स क्लास 9 का, ये भी क्लास 9 एनसीईआरटी का है, एकदम एज इट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन। कल मैं आपको दिखाऊंगा,
आपके पास एक एलिमेंट है और उसकी एटोमिसिटी है, जैसे नाइट्रोजन है, फिर नियॉन है, सल्फर है, S8P4। S8P4 अगर किसी को 2 भी पता है तो वो पूरा गेम खेल देगा भाई, और ये सब तो खैर सबको पता ही होगा। तो फॉस्फोरस A का 4, जहाँ पे A का 4 दिख रहा है वही सही होगा, और आपका D का 3। बहुत बढ़िया। अब आपको एलिमिनेट, 2 ऑप्शन तो आपके पास एलिमिनेट हो गया। अब नियॉन का और नाइट्रोजन का आपके पास 2 ऑप्शन है, एटॉमिसिटी बताना है नियॉन का और नाइट्रोजन का। तो सबको पता है N2, और नियॉन एक नोबल गैस है। सॉरी, मैं क्यों डिस्कस कर दिया, आई डो नॉट नो, कल डिस्कस करना था हमें, आज चलो ठीक है, मैंने सब कुछ कर दिया, तब भी तुम राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो, कल इसको और बढ़िया से समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इजी सवाल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से है। एक सवाल आप कह सकते हो कि जो आपका अभी, मतलब ये भी मुझे पता है कि ये क्लास 10 में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसी में एक टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसी क्लास 10 चैप्टर 1 से ही है ये, कुछ भी हार्ड नहीं है। बट एक टाइम के लिए मैं कह सकता हूँ कि जब पूरा पेपर आसान वाले मोड पे है तो ये एक सवाल बढ़िया मोड पे है, एवरेज मोड पे है, हार्ड नहीं है भाई। बट make sure to do the right answer in the comment section. Now moving ahead with the next question. Which one of the following salt is responsible for temporary hardness of water? Again acid base and salt में application of salts का ये as it is NCERT की लाइन है, और जब हमने तुम्हें एक PDF दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, तो वहाँ पे हमने टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करें, क्या होता है, उसी PDF से ही आंसर है, और वो PDF NCERT से ही बना हुआ है। सो नो क्रेडिट्स टू मी, ऑल क्रेडिट्स टू NCERT। नाउ मूविंग अहेड। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ का क्वेश्चन है भाई, तुम मुझे बताओ ना भाई। मैं बोल तो रहा हूँ क्लास 9 एंड क्लास 10 NCERT को भैया इस बार उन्होंने एकदम भर भर के सवाल पूछा है भाई। और ऐसा नहीं कि केवल क्लास 9 एंड 10, जितने क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं सब न सारे क्वेश्चन कभी ना कभी PYQs बन के पहले आ चुके हैं। तो जो भी लोग हमारी बात माने थे और लास्ट 5 ईयर का PYQs ढंग से किए थे, लास्ट 5 ईयर का PYQs मतलब कितना पेपर, 10 पेपर, जैसे 25 में 1 और 2 है, 24 में 1 और 2 है, तो इसी तरीके से केवल और केवल 10 पेपर जिन्होंने समझ के किया होगा भाई वो मचा के आए हैं और बच्चों ने बोला है। जैसे ये देखो, ये कहाँ का क्वेश्चन है भाई, एज इट इज क्लास 10 चैप्टर 1, क्लास 10 चैप्टर 1 का है भाई, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अगर तुम्हें याद होगा तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो VP सर आके पीछे बैठे थे, जब ये मैं क्वेश्चन करा रहा था लास्ट के 15-20 मिनट में, मैं तुम्हें एक चैप्टर खत्म कराया था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्लास 10 चैप्टर 1, बहुत लाइटली। बट ये तो देखो, तुमने बोला था सर तुम्हें सब आता है, तो ये वहीं का तो है भाई, सब आता है तो, और ऐसा ही पेपर आने वाला है, ऐसा ही आता है। अब अगला देखो, वाटर गैस, सिन गैस, ये सब हमने तुम्हें कुछ 3-4 एप्लीकेशन को मार्क करवाया था पाथ फाइंडर से। वो जैसे इम्पॉर्टेंट केमिकल सबस्टेंस हो जाता है, सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, बोराक्स हो गया, उनका कंस्टिट्यूएंट फीचर एलॉय हो गया, तो ये सारी चीज़ें थी जो रटने वाली थी और उससे सवाल आया है। वाटर गैस, सिन गैस, फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 24 में ही पेपर आया हुआ, एकदम 24 का एज इट इज उठा के रखा हुआ है। याद होगा 24 के 1 में अप्रैल, 24 के अप्रैल वाले पेपर में यही सेम सवाल पूछा गया भाई। सो प्लीज इसका तो सही जवाब देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा ये सवाल अब बायो का स्टार्ट हो जाता है। बायो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, सो आई विल नॉट से एनीथिंग, बट अगर आप NCERT खोलोगे और जब पेप्सिन ट्रिप्सिन, ये हमारी डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वहाँ पे लिखा है कि जब ये कौन सी एसिड रिलीज करते हैं तो वहीं पे उसका pH दिया हुआ है। कम से कम ये तो नहीं मार के आओगे भाई, बिकॉज सब क्या है, एसिड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो ये एलिमिनेशन, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मुझे याद ही नहीं है ना, मैं तो सच बता रहा हूँ मुझे नहीं याद है, बट मुझे ये तो पता है ना कि भाई एसिड होता है। तो क्या एसिड तुम्हारा 7.9 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो तुम्हारा ये क्या है, इंटेलिजेंट गेस है, और ये कोई काट ही नहीं सकता, ये सही है। मजा आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 134, एकदम इजी क्वेश्चन और क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है ये। लाइफ प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में डिटेल्ड है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लंग्स के बारे में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 135 देखोगे
क्वेश्चन नंबर 135 में आर्टरीज सेम, अगेन ये तुम्हारा कहाँ का है, क्लास 10 लाइफ प्रोसेस। तो इस बार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से सवाल तो उन लोगों ने ज़्यादा नहीं पूछा है, बट सच में नहीं पूछा, इलेक्ट्रो वाला पार्ट ही नहीं पूछा हुआ है। नाउ आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हिंड ब्रेन। ठीक है, ये तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन क्लास 10 से है। क्लास 10 एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर नहीं है, बायोलॉजी का ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कल इसको देखेंगे। फिर है आयोडाइज सॉल्ट इज वाइटल पार्ट ऑफ आवर डाइट एज इट इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। प्लीज डू राइट करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 138। द menstrual cycle in females is controlled by hormones that is secreted are। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये हाउ डू ह्यूमन रिप्रोड्यूस चैप्टर 8 क्लास 10 एनसीईआरटी से ही है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल टाइप सिक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडी ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा, पिछली बार पता है डायरेक्ट जैसे ये पूरा घुमा के बोला ना कि ये क्या है, प्लेटलेट्स है ना या वाइट ब्लड सेल, तो पिछली बार प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल का साइंटिफिक नाम पूछा था, यहाँ पे उसी चीज़ को बता दिया कि ये क्या है, पहले ये है या ये है। ये डिफिनेशन से आप वाइट ब्लड सेल समझते हो, प्लेटलेट्स समझते हो या रेड ब्लड सेल समझते हो, जो भी समझते हो उसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कल इसका आंसर देखेंगे। प्लीज डू राइट द कमेंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 140। अच्छा, ये क्वेश्चन हर साल पीवाईक्यूज में रिपीट होता है भाई, मोस्ट फ्रीक्वेंट पीवाईक्यूज। कुछ ऐसे सवाल हैं भाई जो अब मोस्ट फ्रीक्वेंट पीवाईक्यूज बन गए हैं, और क्वेश्चन पेपर सेटर जो है भाई उसके पास कोई नया क्वेश्चन बचा ही नहीं है, सो दे यूज टू आस्क दोज रिपीटेड क्वेश्चन। डू राइट इट्स करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अब आप लोग को मैं कुछ बताना चाहता हूँ गाइज, हमने एक प्लान है हमारे पास, उस प्लान में हम क्या कर रहे हैं कि जैसा कि अब आप लोग का ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया राइट, तो अभी आपके पास जैसे ही आपका एनडीए का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे आपके पास सीबीएसई है और वापस से एनडीए 12026 है। तो भाई मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेज आया था, कुछ भाई सब कह रहे थे कि सर जैसे हमारे पास कैप्सूल कोर्स है साइंस का है, तो क्या आपके पास कुछ मैथ्स का या सीबीएसई के लिए कुछ हो जाएगा क्या। तो कुछ हमने इसके बारे में सोचा, और एट लास्ट वी गॉट अप टू द कंक्लूजन दैट इसी चैनल पे आपको 21 से 21 ऑफ सितंबर यू आर गोइंग टू गेट द क्रैश कोर्स ऑन द सेम चैनल। और उस क्रैश कोर्स में आपके पास एकदम पीवाईक्यूज कराया जाएगा, और आप ये पढ़ ही पा रहे हो, ये पैम्पलेट में आप सब देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं एक और बात, यहाँ पे हमारे चैनल की खासियत कि यहाँ पे जो सर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, भाई वो बोर्ड का मतलब उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा है, और आपको करना कुछ नहीं है, आपने एनडीए के लिए पूरा थ्योरी पढ़ा हुआ है। सर आपको थ्योरी एकदम रिवाइज कराएंगे, थ्योरी रिवीजन कराने के बाद आपको उनके साथ केवल और केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बस साथ में टिके रहना, मज़ा आ जाएगा। और ये हो गई मैथ्स की बात। मैथ्स में हमारा बेसिक टारगेट है, हम पहले एनसीईआरटी ख़त्म करवाएंगे और सर कराएंगे एनसीईआरटी को वापस से एक बार थ्योरी वाइज और बोर्ड में कैसे लिखना है। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराने के बाद आपका यहाँ पे बचता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमने सोचा है कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और अगर डिमांड रही तो हम लोग उसका भी कैप्सूल कोर्स लॉन्च कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ डू शो योर लव एंड डू शेयर द वीडियो टू द जूनियर्स। क्लास 11 वालों बच्चों को बताओ भाई कि सब कुछ सही चल रहा है और बढ़िया चीज़ है, आपको मज़ा आएगा। हैव पेशेंस एंड फेथ, यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू अचीव स्टार्स एंड यू आर गोइंग टू रीच दिस हेवन एकेडमी। बस सीबीएसई एक कुछ दिन की बात है भाई, इसको झेल लो और एकदम मस्ती से एंजॉय करो थ्रू आउट द जर्नी, एंजॉय योर लाइफ। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई, पेपर कैसा भी हुआ हो,
अब उसको भूल जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट गो बैक एंड मेक द थिंग करेक्ट. वॉट यू कैन डू इज दैट यू कैन स्टैंड टूडे, यू कैन टेक योर स्टैंड. तुम्हें याद होगा मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड. सो अभी आप लोगों का गोल नहीं आपने अचीव किया है, सो इट्स नॉट टाइम टू एंजॉय, इट्स नॉट टाइम टू से chill and Netflix chill and relax. It is something you will have to burn yourself. If you want to shine like sun, you will have to burn. So guys, मेहनत करते रहेंगे. और इसी के साथ I would like to say take care guys, wish you all the very best. जय हिंद everyone.